Assalamualaikum 9th class. I am your English teacher Miss Shabia. This video is about Unit 12 3 days to see बसारत के 3 दिन page 125 paragraph 6 to 11. Students, this video is according to SLO based paper pattern. First of all, I'll read out the paragraph. I'll tell you the meanings of difficult word. We will do its summary and comprehension questions, and we will suggest a suitable title also. Let's start paragraph 6. This day I should devote to the hasty glimpse of the world past and present. Devote, dedicate, वक्त करना. Hasty, quickly, जल्दी से. Glimpse, नजारा, झलक, view. ये दिन मुझे दुनिया के माजी और हाल का तेजी से नजारा करने के लिए वक्त कर देना चाहिए. ठीक है, अगले दिन की बात कर रही है कि इस दिन मैंने क्या करना है, कि इस दिन मुझे चाहिए कि मैं ये सारा दिन दुनिया की जो माजी में जो हो चुका है और जो हाल में होने वाला है उसको जल्दी से मैं देख लूं कि क्या होने वाला है और क्या हो चुका है. I should want to see pageant of man's progress, the kaleidoscopic of the ages. Pageant तमाशा, show, progress, development, तरक्की, kaleidoscopic तब्दील होने वाला मंजर. फिर वो क्या कह रही है कि मैं इंसानी तरक्की का शानदार मंजर, पेजेंट का मतलब है शानदार मंजर. ठीक है, कि मैं इंसानी तरक्की का शानदार मंजर देखना चाहूंगी, जमानों का तब्दील होता हुआ मंजर. kaleidoscopic of the ages यानी कि जमानों का तब्दील होता हुआ, जमाने के साथ तब्दील होने वाला मंजर. How can so much be compressed into one day? Compressed का मतलब है squeeze, shorten, मुख्तसर करना, छोटा कर देना. अब वो कह रही है कि इतना कुछ एक दिन में कैसे मुख्तसर तौर पर देखा जा सकता है. Through the museums of course. अब उसका आंसर भी कर रही है कि अजायब घर के जरिए, यकीनन अजायब घर के जरिए ही, क्योंकि अजायब घर में पुराने वक्तों की चीजें पड़ी होती हैं तो उनको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि माजी में क्या था, कैसे तब्दीलियां हुई. ये सारी बात सेकंड डे की बारे में हो रही है कि सेकंड डे वो क्या विश कर रही है. ठीक है, तो इसका टाइटल सेकंड डे ऑफ साइट हो सकता है या फिर हेस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड भी हो सकता है. उसके अलावा एक सुटेबल टाइटल आपने खुद भी सजेस्ट करना है. वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको बता दिए. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द समरी. समरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो आपको पैसेज गिवन होगा उसका हाफ कर देना है, हाफ से भी थोड़ा सा कम कर देना है और उसमें उसको इजी वर्डिंग में लिखना है और उस पैराग्राफ में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपने लिखना है. अगर मैं इस पैराग्राफ को समराइज करूं तो ऐसे होगा, ऑन दिस डे यानी कि सेकंड डे आई वुड ऑल्सो लाइक टू सी द पास्ट एंड द प्रेजेंट वर्ल्ड. ओके, देखिए इजी वर्डिंग में यूज कर रही हूँ, आपने भी समरी करते हुए इजी वर्ड्स को यूज करना है. जो डिफिकल्ट वर्ड्स पैसेज में यूज हैं वो यूज नहीं करने. आई शुड विश टू सी द ग्रैंड सीन्स ऑफ मैन्स प्रोग्रेस, द चेंजिंग सीन्स ऑफ वेरियस टाइम्स. हाउ कैन सो मच बी सीन इन वन डे? It can be seen perhaps through museum. Now 7th paragraph. The following morning I should greet the dawn, anxious to discover new delights, for I am sure that for those who have eyes which really see, the dawn of each day must be perfectly new revelation of the beauty. ये revelation है. ठीक है. Discover means find out, दरियाफ्त करना. Delights का मतलब है pleasures, joys, खुशियाँ. Revelation का मतलब है news, इंकिशाफ होना या डिस्क्लोजर. आप ये मीनिंग्स लिखेंगे भी. ठीक है. नेक्स्ट इज परफेक्टली, कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर, अकॉर्डिंग के मुताबिक. ठीक है, और इंग्लिश में आप इसका कर लें अप्रोप्रिएटली. टर्म्स, कंडीशंस, पर्टिकुलर्स, शराइत. ये सेवंथ पैराग्राफ में डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स मैंने आपको बताए. अब हम जरा इसको ट्रांसलेट करते हैं. सेवंथ पैराग्राफ के आने वाली सुबह यानी कि न्यू जो सुबह है, नई खुशियां दरियाफ्त करने को या नई खुशियां दरियाफ्त करने के लिए मैं जो नई आने वाली सुबह है उसको खुशामदीद कहूंगी, उसको देखना चाहूंगी, मिलना चाहूंगी उस मॉर्निंग को. यानी वो इंतजार कर रही होती है मॉर्निंग का. क्यों? क्योंकि मुझे यकीन है कि वो लोग जिनके पास वाकई देखने वाली आंखें हैं, वो आंखें राज होंगी किस चीज का. हर रोज जो आने वाली सुबह है उसका मुकम्मल तौर पर जो ब्यूटी है, हुस्न है, उसको देखने वाला राज है. वो खुलने वाला, जो ब्यूटी खुलने वाली है, रोज जो सुबह के वक्त की जो ब्यूटी है, नेचर है, खूबसूरती है, उसका राज होंगी वो आंखें जो देख सकती हैं. दिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ माई मिरेकल इज टू बी माई थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ साइट. अब वो कह रही है कि ये जो मिरेकल कहते हैं मौजज़े को. ठीक है, अब ये मेरे मौजज़े की शराइत के मुताबिक देखने के लिए मेरा तीसरा और आखिरी दिन होगा. कौन सा दिन? जिस दिन वो सुबह की नई खुशियों को दरियाफ्त करने के लिए बेचैन होगी और नई नई सुबह देखने की ख्वाहिशमंद होगी. नाउ आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड्स इट्स समरी. मैंने आपको बताया कि बहुत शॉर्ट होनी चाहिए, 1/2 होना चाहिए और मेन
3 पॉइंट उसमें होने चाहिए। समरी में आप लिखेंगे द नेक्स्ट डे आई शुड ग्रीट द मॉर्निंग एंक्शियसली टू डिस्कवर न्यू प्लेयर्स बिकॉज आई एम श्योर दैट दोज पीपल हु हैव आईज व्हिच कैन एक्चुअली सी द अराइजिंग ऑफ ईच डे मस्ट बी अ कंप्लीट न्यू डिस्कवरी ऑफ ब्यूटी। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात हुई थी, यहाँ तक इसकी समरी होगी। अब हम कुछ कंप्रीहेंशन क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डज द रेवलेशन ऑफ ब्यूटी मीन टू हर। रेवलेशन ऑफ ब्यूटी का वर्ड यूज हुआ था, तो उसके मुताबिक हेलन केलर के मुताबिक इसका क्या मतलब है। ठीक है, रेवलेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि इंकिशाफ होना, ठीक है, सामने आना। तो रेवलेशन ऑफ ब्यूटी मीन्स टू हैव ग्लिम्स ऑफ ब्यूटी विच इज अपेरेंट फॉर अ पर्सन हु हैज साइट एज वेल एज इनसाइट। के हुस्न का यानी कि रेवलेशन ऑफ ब्यूटी यानी कि ब्यूटी का बेनकाब होना, उसका इंकिशाफ होना। इससे मुराद ये है कि हुस्न का नजारा करना और हर ऐसे इंसान के लिए बेनकाब है जो बसारत के साथ साथ बसीरत भी रखता है। ठीक है, नजर के साथ साथ बसीरत भी रखे। यहाँ पे इन वर्ड में बसीरत से मुराद आपका माइंड है, आपकी सोच हो सकती है। ठीक है, बसारत तो नजर है ना, कि वो वाज़े तौर पे आपको चीज नजर आ रही है। बसीरत का मतलब है आगाही, आपका शऊर हो सकता है, फहमो फरासत हो सकता है इसमें। नेक्स्ट कंप्रीहेंशन क्वेश्चन में आपसे पूछती हूँ और आप इसका आंसर खुद करेंगे। विच वुड बी द थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ साइट फॉर हेलन केलर। ठीक है, हेलन केलर के लिए आखिरी और तीसरा दिन कौन सा होगा। टाइटल में आप इसे लिख सकते हैं टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स। पैराग्राफ 8 आई शैल हैव नो टाइम टू वेस्ट इन रिग्रेट ऑफ लॉन्गिंग देयर इज सो मच टू सी। वेस्ट जाया करना, थ्रो अवे, रबिश। रिग्रेट का मतलब है पछतावा, फीलिंग ऑफ सैडनेस। अब 8th पैराग्राफ में वो कह रही है कि ख्वाहिशात के पछतावे पर जाया करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, देखने के लिए और भी बहुत कुछ है, कि मुझे मेरे ख्वाहिशात करने में ही अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, या पछतावा करने पे ही नहीं, बल्कि मेरे पास देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं देख सकती हूँ। द फर्स्ट डे आई डिवोटेड टू माई फ्रेंड्स एनिमेट एंड इनएनिमेट। एनिमेट जानदार और इनएनिमेट बेजान अशिया को कहते हैं। डिवोटेड का मतलब है वक्फ किया, गुजार दिया या दे दिया। अब वो कह रही है कि पहला दिन मैंने अपने दोस्तों के लिए जानदार और बेजान अशिया के लिए वक्फ किया। द सेकेंड रिवील्ड टू मी द हिस्ट्री ऑफ मैन एंड नेचर। ठीक है, रिवील्ड का मतलब है बेनकाब करना। अब कह रही है कि दूसरे दिन ने मुझ पर इंसान और कुदरत की तारीख ने बेनकाब किया, यानी दूसरे दिन मुझ पर इंसान और नेचर के बारे में जो चीजें हैं वो खुलकर सामने आई। टुडे, आज यानी कि थर्ड डे की बात कर रही है। आई शैल स्पेंड इन द वर्क डे वर्ल्ड ऑफ द प्रेजेंट अमिड द हॉन्ट ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ। स्पेंड सर्व करना चाहिए, अमिड दरमियान में। हॉन्ट का मतलब है फ्रीक्वेंट विजिट करते हुए। अब कह रही है कि मैं आज का दिन रोजमर्रा मामूल के काम में बसर करूंगी, कि रोजमर्रा के जो काम होते हैं ना, लोग सुबह सवेरे जागते हैं, अपने अपने कामों पे जाते हैं, जो सा कारोबार करता है उसकी तैयारी करता है और उधर जाता है, वहाँ वक्त गुजारता है और अपने काम करता है। अब वो भी ये कह रही है कि आज का दिन जो है वो रोजमर्रा मामूल के काम में बसर करूंगी और उन मुकामात पर जहाँ इंसान कारोबारी जिंदगी के लिए जाते हैं वहाँ का विजिट करूंगी, मैं भी वहीं जाऊंगी। एंड वेयर कैन वन फाइंड सो मेनी एक्टिविटीज एंड कंडीशंस ऑफ मैन एज इन न्यूयॉर्क, सो द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन। फिर कह रही है कि और वहाँ जाऊंगी जहाँ इंसानी सरगर्मियां पाई जाती हैं, यानी कि बहुत सारी कारोबारी सरगर्मियां पाई जाती हैं, जैसे लोग कारोबार पे जाते हैं, उन जगहों पे जाऊंगी। और फिर उसने एग्जाम्पल किसकी दी, न्यूयॉर्क, जैसा कि लोग जो है वो न्यूयॉर्क में है। उसके कहने का मतलब है कि जो सरगर्मियां एक्टिविटीज न्यूयॉर्क में है बंदा और कहाँ पा सकता है। फिर उसने कहा कि ये शहर मेरी मंजिल बन जाता है। डेस्टिनेशन, मंजिल, स्टेशन, रेस्टिंग प्लेस। अब चूंकि इस पैराग्राफ में साइट के तीनों दिन की बात हो रही है तो इसका टाइटल 3 days to see भी हो सकता है। और फिर थर्ड डे की बात हो रही है कि वो थर्ड डे क्या करना चाह रही है, तो इसका टाइटल थर्ड डे टू सी भी हो सकता है। नाउ आई विल डू इट समरी। आई विल हैव नो टाइम टू वेस्ट फॉर विशेस, देयर इज स्टिल अ लॉट टू सी। द फर्स्ट डे आई गेव टू माई फ्रेंड्स, द सेकेंड डे टोल्ड मी द हिस्ट्री ऑफ मैन एंड नेचर, एंड ऑन लास्ट डे आई विल स्पेंड इन द वर्किंग वर्ल्ड ऑफ प्रेजेंट डे बिटवीन द बिजनेस सेंटर्स वेयर मैन वर्क लाइक इन न्यूयॉर्क, एंड दिस सिटी इज माई डेस्टिनेशन। नाउ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्ट वर्ड्स के इंग्लिश में मीनिंग्स पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई हैज शी नो टाइम
टू वेस्ट इन लॉन्गिंग्स, कि उसके पास ख्वाहिशात पर जाया करने के लिए वक्त क्यों नहीं है, कि वो क्यों ख्वाहिशात करके वक्त को जाया नहीं करना चाह रही, जैसे कि उसने बात भी की इस पैराग्राफ में। आंसर, शी हैज नो टाइम टू वेस्ट इन रिग्रेट ऑफ लॉन्गिंग बिकॉज द 3 days have given her a lot of revelations. She is an optimistic woman. Next इसमें से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, if she gets 3 days to see, what does she want to see on the 3rd day? कि अगर 3 दिन उसको बसारत के मिलते हैं तो तीसरे दिन वो क्या देखना पसंद करती है। On the 3rd day she want to see the ordinary side of life. The 3rd day she will spend in the workaday world of the present amid of the haunts of men going about the business of life. Now paragraph 9. Now and then, कभी कभी, I have tested my seeing friends to discover what they see. कभी कभी मैंने अपनी बसारत वाली दोस्तों को ये जानने के लिए जांचा है कि वो क्या देखती हैं, यानी कि आपने उन फ्रेंड्स को मैंने टेस्ट किया है, जांचा है, उन फ्रेंड्स को जिनके पास आंखें हैं, जो देख सकती हैं। Recently I was visited by a very good friend who had just returned from a long walk in the woods. के हाल ही में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त जो कि जंगल से लंबी सैर के बाद वापस आई है, मुझे मिलने आई। I asked her what she had observed. मैंने उससे पूछा कि उसने क्या देखा। Nothing in particular. उसने कहा कि कुछ खास नहीं। She replied. उसने ये जवाब दिया। ठीक है, किसने? फ्रेंड ने, जिसके पास आंखें थी। वो कहाँ गई? जंगल की सैर को गई, और वो जब वापस आई मैंने उससे पूछा कि उसने क्या देखा, तो उसने क्या कहा? Nothing in particular. एक जंगल से, जहाँ नेचर ही नेचर है, वहां से वापस आके आंखें भी हैं उसके पास, और उसने ये जवाब दिया, I might have been incredulous. Incredulous का मतलब है कि disbelieving, unbelievable, unable to believe, unwilling, कि बेयकीनी का शिकार होना, यानी कि मुझे यकीन ही नहीं आया। I might have been incredulous had I not been accustomed to such response. Accustomed का मतलब है आदी होना। आप मुसन्निफा कहती हैं कि अगर ऐसे बात की आदी ना होती मैं, तो मुझे शायद यकीन ना आता, यानी कि उसको आदत थी ऐसे जवाब सुनने की उन लोगों से जिनके पास बसारत थी, जिनके पास आंखें थी। ये आंखें होने के बावजूद भी वो कुछ भी नहीं देख सके। For long ago I became convinced that the seeing see little, कि बहुत तवील अरसा पहले मुझे ये यकीन हो गया था कि जो बसारत वाले लोग हैं वो बहुत कम देखते हैं। इसका सुटेबल टाइटल हो सकता है कि the people with eyesight see little. People with eyesight see little, ये इसका टाइटल हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है the seeing see little. अब मैं आपको इसकी समरी बताऊं कि शॉर्ट सी इस पैराग्राफ में क्या बात की गई है। मुसन्निफा कहती हैं, I have often examined my friends having eyesight to find out what they see. When I asked one of my friend, she has a long walk in the woods and has just returned, I asked her what she has observed during her visit. She replied that she has observed nothing special. So I assured that the people with eyesight see little. Now paragraph number 10. How was it possible, I asked myself, to walk for an hour in the woods and see nothing worthy of note? मैंने खुद से ही सवाल किया कि ये कैसे मुमकिन था कि 1 घंटा जंगल में सैर करें और कोई भी काबिले तवज्जो चीज ना देखने को मिली हो। I who cannot see can find hundreds of things to interest me through mere touch के जस्ट हाथ लगाने से ही, जस्ट छूने से ही। अब वो अपनी बात कर रही है कि मैं जो देख नहीं सकती, फकत हाथ लगाने के जरिए ही दिलचस्पी की बहुत सारी चीजें जो हैं, इंटरेस्ट की बहुत सारी चीजें जो हैं वो तलाश कर सकती हूँ। I feel the delicate symmetry of a leaf, कि मैं पत्ते में पाए जाने वाले दिलकश तनासब को महसूस करती हूँ। पता है ना, आप उसमें देखें, उसको आप फील करें, उसकी जो रिब्स हैं, उसकी जो वेन्स हैं, वो आप फील कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास आंखें नहीं है तो हाथों के जरिए आप उसको फील कर सकते हैं, और उसने भी मुसन्निफा ने भी ऐसा ही किया। I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch or the rough shaggy bark of a pine. Silver birch एक दरख्त का नाम है, ठीक है, और shaggy bark of pine यानी कि रफ खुरदरा सा, और पाइन कहते हैं स्नोबर के दरख्त को जो कि खुरदरा सा होता है। ठीक है, अब वो कहती है कि मैं सिल्वर बिर्च के मुलायम सतह वाले दरख्त को या स्नोबर की खुरदरी छाल वाले दरख्त को प्यार से हाथ लगाती हूँ या फेरती हूँ तो फील कर सकती हूँ कि कौन सा मुलायम है, कौन सी चीज कैसी है, कौन सी खुरदरी है, कौन सी खूबसूरत है। I touch the branches of
trees hopefully in search of a bird, कि मैं दरख्तों की शाखों को इस उम्मीद से हाथ लगाती हूँ कि मैं बर्ड को यानी कि कली को तलाश कर सकूं। The first sign of awakening nature after her winter sleep। फर्स्ट साइन से मतलब है पहली अलामत, यानी कि वो जो बर्ड है, इसकी पहली अलामत कुदरत की कि जब सर्दियों के बाद बाहर में पहली कोम्पल जो है, बर्ड जो है वो खिलती है। I feel the delightful velvety texture of a flower and discover its remarkable convolutions and something of the miracle of nature। Sorry, miracle of nature is revealed to me। फिर वो फूल के बारे में बात कर रही है कि उसका जो नर्म मुलायम जो टेक्सचर है, साख्त है, उसको मैं छूकर महसूस कर सकती हूँ कि ये कितना बड़ा मौजज़ा है, अल्लाह ताला की कुदरत है जो मुझ पर आश्कार हुई। ओकेजनली, कभी कभार, इफ आई एम फॉर्चुनेट, कि अगर किस्मत मेरा साथ दे दे, आई प्लेस माई हैंड जेंटली, कि मैं नरम से अपने हाथ लगाऊं ऑन अ स्मॉल ट्री एंड फील द हैप्पी क्विवर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग। किस्मत मेरा साथ दे से मतलब है कि अगर मेरी आंखें हों तो मैं अपना हाथ नरमी से एक छोटे दरख्त पर रखूं, किसी परिंदे और किसी जो परिंदा है उसके मुकम्मल गीत के खुशगवार थरथराहट को महसूस करूं जो कि उसके ऊपर बैठ के गा रहा है। आई एम डिलाइटेड टू हैव द कूल वाटर्स ऑफ अ ब्रू, के चश्मे का ठंडा पानी रश थ्रू माई ओपन फिंगर्स, के मेरी खुली उंगलियों में से गुजरता है। टू मी अ लश कारपेट ऑफ पाइन नीडल्स और स्पंजी ग्रास इज मोर वेलकम देन द मोस्ट लग्जरियस पर्शियन रग, कि मेरे लिए स्नोबर के पत्तों का घना कालीन जो है, यानी स्नोबर के पत्ते जब नीचे गिरते गिरते इकट्ठे होते हैं और घास है साथ, तो वो एक आरामदेह कालीन जैसा जो है वो फील होता है, उसको वो फील करती है। और वो कहती है कि ये जो ईरानी कालीन है उससे ज्यादा पुरकशिश है मेरे लिए, ठीक है, उससे ज्यादा नरमो मुलायम है मेरे लिए। फिर है टू मी द पेजेंट ऑफ सीजन्स इज अ थ्रिलिंग एंड अनएंडिंग ड्रामा। थ्रिलिंग का मतलब है पुरजोश, लग्जरियस का मतलब है एक्सपेंसिव, कंफर्टेबल, बहुत आरामदेह। फिर मौसम के बारे में बात करती है कि मेरे लिए मौसमों का शानदार मंजर, यानी कि मौसमों का बदलना, एक पुरजोश और ना खत्म होने वाला खेल है। द एक्शन ऑफ विच स्ट्रीम्स थ्रू माई फिंगर्स टिप, जिसको मैं अपनी उंगलियों की पोरों से, टिप्स ये जो फिंगर्स के सबसे आगे ये जो पोर होते हैं, वो कहती है कि उससे मैं महसूस कर सकती हूँ। अब इस पैराग्राफ में देखेंगे कितनी चीजें उसने गिनवा दी नेचर की, कि जिनको वो आंखें ना होने के बावजूद जो है महसूस कर सकती है, और उसने महसूस की और बताई, क्योंकि उसके पास तो आंखें थी ही नहीं, मतलब आई साइट ही नहीं थी। इसका एक टाइटल हो सकता है थ्रिलिंग एंड अनएंडिंग ड्रामा। सेकंड इसका जो सुटेबल टाइटल है वो है 100 ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट थ्रू मेयर टच। 100 ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट थ्रू मेयर टच, कि फकत छूने के जरिए से ही दिलचस्पी की सैकड़ों चीजें हैं। नाउ समरी इज द ऑथरस आस्क्ड herself a question that how it was possible to walk in the woods for an hour and see nothing special. I, who has no eyesight, can find many things by only touching. I can feel the fine proportion of a leaf. I can feel the plain skin of a silver birch and the rough bark of a pine. I can find out the texture of a flower and discover its layer. I can feel the pleasant vibration of a bird in a full song. I feel cool water of a spring passes through my open fingers and I can feel the delightful scene of seasons. इस पैसेज में से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ अंडरलाइन फ्रेज। अंडरलाइन फ्रेज क्या है? थ्रिलिंग एंड अनएंडिंग ड्रामा, ठीक है, ये अंडरलाइन फ्रेज है, उसका मीनिंग हमने बताना है। आंसर इज द ऑथर फील्स द चेंज ऑफ सीजन्स लाइक अ कंटिन्यूअस ड्रामा। इट कंटिन्यूज विद द चेंज ऑफ स्प्रिंग इनटू ऑटम एंड ऑटम इनटू स्प्रिंग। शी फील्स ऑल दिस विद द टच ऑफ हर hands. Now paragraph 11, if we were the president of a university, कि मैं अगर यूनिवर्सिटी की सदर होती, I should establish a compulsory course in how to use your eyes, कि मैं निसाब में ये लाजिम करती कि अपनी आंखों का किस तरह से इस्तेमाल करना, ये सब्जेक्ट जो है, ये कोर्स जो है वो मैं लाजिम कर देती, कंपल्सरी कर। The professor would try to show his pupils how they could add joy to their lives by really seeing what passes unnoticed before them. Unnoticed बगैर तवज्जो के, not noticed. प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश करता कि किस तरह वो अपनी जिंदगियों में उन चीजों को बगौर देखकर खुशी हासिल कर सकते हैं, यानी कि गौर से देखकर खुशी हासिल कर सकते हैं। He would try to awaken their dormant and sluggish faculties. Dormant का मतलब है inactive, sluggish
स्लगिश का मतलब है काहिल, सुस्त। इसका भी इंग्लिश में इनएक्टिव भी आप मतलब लिख सकते हैं। अब कह रहे हैं कि प्रोफेसर क्या करता, कि प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स में उन सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश करता, जगाने की कोशिश करता, बेदार करता जो कि उनके अंदर सो गई हैं, जिन्होंने उनको इनएक्टिव कर दिया है। इसका सुटेबल टाइटल हो सकता है इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। समरी में आप लिख सकते हैं इफ आई हैड बीन द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी आई वुड हैव एस्टैब्लिश्ड अ कंपल्सरी कोर्स इन हाउ टू यूज योर आई। द प्रोफेसर वुड टीच द स्टूडेंट्स दैट हाउ कुड दे एंजॉय देयर लाइव्स बाय अटेंटिवली सीइंग व्हिच थिंग्स पास बिफोर देम अननोटिस्ड, कि उनके सामने जो अननोटिस्ड चीजें गुजर गई हैं उनको किस तरह से आपने अटेंटिवली गौर से देखना है, उनको ऑब्जर्व करना है, उनके बारे में सोचना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज। सहूलियात और मौके के दरमियान में क्या फर्क है। फैसिलिटी आर सच बिल्डिंग, सर्विसेज और इक्विपमेंट सेक्टरा, ये फैसिलिटीज हैं, सहूलियात हैं, जैसे कि इमारतें हो गई, सामान हो गया। दैट आर प्रोवाइडेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, जो खास मकसद के लिए फराहम की जाती, कि ये क्या है, फैसिलिटीज है। अपॉर्चुनिटीज आर टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर सिचुएशन मेक्स इट्स पॉसिबल टू डू और अचीव समथिंग। जबकि अपॉर्चुनिटीज क्या है, मौके क्या है, जब कोई खास सूरत हाल किसी काम करने के बाद किसी चीज को जब आप हासिल करना मुमकिन बना दें, वो आपकी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। डिफिकल्ट वर्ड्स के इंग्लिश में मीनिंग्स आपने लिखने हैं, याद करने हैं, समरी आपने लिखनी है, और कंप्रीहेंशन क्वेश्चन मैंने ज्यादा नहीं करवाए, एक दो करवाए हैं, वो करने हैं। और खुद से अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन इसमें बन सकता है तो वो भी आपने खुद से लिखने हैं।